इकाई 2 की बात करेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी छोटे मोटे जो राजा वगैरह होते हैं ना क्षेत्रों के। अब थोड़ा सा कुषाण वंश अब कमज़ोर हो गया, तो अब क्षेत्रीय राजाओं का क्या होगा, उदय होगा। जो छोटे बड़े राजा थे, है ना, अब उनका होगा उदय। पढ़ेंगे। यदि हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो पाते हैं कि पश्चिम दक्कन क्या है? हैदराबाद। अरे हैदराबाद दक्कन नहीं, दक्कन मीन्स दक्षिण। दक्कन मीन्स दक्षिण। हाँ, दक्कन मीन्स हैदराबाद नहीं। अच्छा। है ना, तो हम पाते हैं कि दक्कन में ताम्र युग की बस्तियों का प्रसार दूसरी सहस्राब्दी बीसीई में हुआ। पहली सहस्राब्दी बीसीई की दूसरी छमाही में पूर्वी दक्कन में लोह सामग्री का उपयोग करने वाली समुदायों ने कब्जा कर लिया। यानी तांबा मीन्स तांबा और लोहा मीन्स तांबा लोहा वाला युग चल रहा था। ये सभी बस्तियां ग्रामीण थी, जिसमें बड़ी संख्या में जनजातियां निवास करती थी। गांव है तो जनजाति लोग ही रहेंगे। महाकाव्य और पुराणों में आंध्र, सबरस, पुलिंद आदि जैसे कई जनजातियों का उल्लेख है। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र लोग जहाँ रहते हैं वो नाम हो गया आंध्रों का प्रदेश। किसका प्रदेश? आंध्रों का प्रदेश। तो आंध्र क्या है? एक जनजाति है। तो आंध्र प्रदेश का नाम कभी सामने आएगा तो याद रख लीजिएगा, आंध्र एक जनजाति हुआ करती थी। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में भी इनका उल्लेख है। परिवर्तन की प्रक्रिया दक्कन में मौर्य विस्तार के साथ हुई, यानी दक्षिण बदला। जब मौर्य का विस्तार हुआ तो दक्षिण बदला। ठीक है, हुआ। मौर्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सोने, हीरे और जवाहरात जैसे खनिज संसाधनों के दोहन में रुचि रखते थे। मतलब दोहन मतलब दोहन का मतलब दोहन का मतलब सताना, जबरदस्ती, दो यहाँ पे परेशान करना। यहाँ पे संसाधन है तो फिर संसाधन को कैसे सताएगा जी? इंसान थोड़ी है। संसाधन को दोहन करना माने उसको लूटना। हाँ, बस उसको लूटना, है ना। इन संसाधनों को मगध यानी राजधानी तक पहुंचाएगा, यहाँ वहां से लूट के पहुंचाने के लिए भूमि और तटीय मार्गों का उपयोग करते थे, समंदर का। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर, ठीक है, धरनीकोटा और महाराष्ट्र के सतारा जिले में, सतारा जिला महाराष्ट्र में बहुत फेमस जिला है लड़ाई झगड़े के मामले में। लड़ाई झगड़ा मतलब उस टाइम शिवाजी के समय से। जिले में करट जैसे कई क्षेत्रों में समृद्ध बस्तियां थी। कई प्रमुख जैसे महारथियों ने विस्तृत फैले भूभागों पर शासन किया। सातवाहनों का महारथियों से विवाह के संबंध स्थापित थे और सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने दक्कन में पहली बार राज्य की नींव रखी। सातवाहन के उदय से पहले स्थानीय राजा और कुछ महत्वपूर्ण परिवारों का शासन था। कल आप बोल रहे थे कि सातवाहन वंश, मैंने कहा था पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे सातवाहन के बारे में, इसलिए चर्चा करना भी फिजूल है। जब पढ़ना ही है तो फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। उदाहरणों में उन मराठियों के नाम शामिल है जिन्होंने दूसरी शताब्दी बीसीई में अपने स्वयं के सिक्के ढालने का काम शुरू किया। सातवाहन के तहत पहला संगठित राज्य उभरा और दक्कन की राजनीति और सामाजिक संरचना में त्वरित परिवर्तन हुआ। इस क्षेत्र में सातवाहन और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि ये दक्कन में राज्य की संस्था को समस्यात्मक बनाते हैं। अब शुरू करेंगे मेन टॉपिक पर। यह था इंट्रो। इंडो ग्रीक। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी बैक्ट्रिया में जा बसे थे, है ना। यानी जितने उनके सेना वगैरह जो भी लोग उनके साथ आए थे वो बैक्ट्रिया में बस गए थे, जो वर्तमान उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था।
उनकी बेटी का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का बेटी का नाम? बेटे का नाम पर्सिया, नहीं याद नहीं है। बेटी का नाम डॉटर। बेटी का नाम कोई हेलेना। हाँ, हेलेना। सेल्यूकस साम्राज्य जो बैक्टीरिया और पॉर्थिया है ना, पॉर्थियन, ठीक है, सिथियन पॉर्थियन, वही पर्थिया के रहने वाले लोग पर्थियन, ठीक है। पर्थिया के निकटवर्ती क्षेत्रों में सिकंदर के पतन के बाद बना था। डायोडोटस प्रथम लगभग द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया था, यानी जो भी उसका क्षेत्र बना था वो डायोडोटस बना था। चलिए, एक तरफ पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया और दूसरी तरफ दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले बैक्टीरिया की आदर्श भौगोलिक स्थिति की वजह से यूनानी बैक्टीरियन साम्राज्य महत्वपूर्ण बना। माने ये वो क्षेत्र था ना जहाँ से आप पूरी ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह जा सकते हैं आप, ठीक है, ये वो रीजन था, इसलिए यही जगह यूनानियों का केंद्र बना। जल्द ही बैक्टीरियन यूनानियों ने हिंदुकुश के दक्षिण के क्षेत्रों में भी अपना नियंत्रण का क्या विस्तार किया। लगभग 145 बीसीई में उन्होंने बैक्टीरिया पर अपनी पकड़ खो दी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर उनका शासन जारी रहा, है ना। बैक्टीरिया पर खो दिया, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम ने गुजरात वाला इलाका थोड़ा सा, वहाँ शासन था, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। बैक्टीरियन यूनानी ग्रीक जो दूसरी शताब्दी बीसीई और पहली शताब्दी सीई के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहे थे, इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियन के रूप में जाने जाते थे। इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरियन, क्योंकि मिला जुला था सब, ठीक है, क्या था, सब कुछ मिला जुला। इंडो ग्रीक के इतिहास को बड़े पैमाने पर उनके सिक्कों के आधार पर खंगाला गया, जांच किया गया। क्योंकि देखिए, अगर किसी राजवंश को जानना हो तो सिक्का निकालिए, सिक्का निकाल के जान जाएंगे। सोने के सिक्के मैंने बहुत समृद्ध था, बड़ा समृद्ध था, है ना। ये सिक्के राजवंश से संबंधित थे और शासक, और हर सिक्के में शासक का नाम भी लिखा होगा। तो 5 सिक्के मिले, तो हो सकता है कि 3 सिक्का में 3 राजा का नाम हो, मतलब ये 3 राजाओं की वहाँ पे बात कर रहा कि इस रीजन में 3 राजाओं का शासन था इस वंश का। तो सिक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, याद रखिएगा। पहली बार हिंदुकुश के दक्षिण, हिंदुकुश कहाँ पे है? अफगानिस्तान के पास। वेरी गुड, कल न्यूज़ में भी आया था, तो दिखाए भी थे आपको हम ग्रुप में। हिंदुकुश के दक्षिण क्षेत्र में कुछ सांचे से बने सिक्के प्राप्त हुए, जिस पर राजाओं की तस्वीरें वो किंवदंतियां अंकित थी, माने छोटी छोटी कहानियां। हालांकि कुछ शासकों के बारे में ग्रीक और लैटिन स्रोतों से भी जानकारी मिलती है, यानी ग्रीक लोग जो आए थे उन्होंने कुछ लिखा, कुछ किया उसके बारे में। बैक्टीरियन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी पोम्पेयस टोगरस के लैटिन फिलिपिक हिस्ट्रीज से मिलती है, जो संग्रहित रूप से संरक्षित है, आज भी है म्यूजियम में। बैक्टीरियन इतिहास के कुछ तथ्य डायोडोरस, पॉलीबियस या स्ट्रैबो में संरक्षित है। बहुत कम समय में बड़ी संख्या में शासकों की उपस्थिति बताती है कि उनमें से कुछ ने साथ साथ शासन किया। डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस द्वितीय, एपोलोडोटस, पेंटालियन और एगाथोकल्स, ठीक है, एगाथोकल्स हिंदुकुश के दक्षिण और उत्तर पश्चिम भारत में शासन विस्तार के लिए नायक थे। यानी भारत के उत्तर पश्चिम में ये थोड़ा सा शासन वासन बढ़ाया था यूनानी लोग। 42 ग्रीको बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक राजाओं में से 34 को केवल उनके सिक्कों के माध्यम से हम लोग जानते हैं। देखिए, सिर्फ सिक्कों के माध्यम से ही जानते हैं, और कोई सोर्स नहीं है, बस सिक्का है और कोई सोर्स नहीं है। सोचिए, 42 में से 34 को, यानी सिक्कों का महत्व सोच रहे हैं। अभी मैंने आपसे वही कहा, सिक्कों का बहुत महत्व, सिक्का, शिलालेख, इनका बहुत महत्व है। राजाओं का क्रम, यानी एक के बाद एक, जो विद्वानों द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वो सिक्कों के भंडार के स्वरूप एक सिक्के पर दूसरे सिक्के का ठप्पा, नाम चिन्ह, पैटर्न, सिक्कों की भौगोलिक वितरण और शैलीगत विशेषताओं की संरचना पर आधारित है। ग्रीक बैक्टीरियन के सिक्के जो हिंदुकुश के उत्तरी क्षेत्र में परिचालित थे, ज्यादातर सोने, चांदी, तांबे और निकल के बने थे।
उन्होंने अटारी वजन मानक का पालन किया, यानी उस टाइम का वजन अटारी था, जैसा भी है ना तराजू वगैरह, उस तरह का। उन पर ग्रीक किंवदंतियां, शाही चित्र, यानी राजभवन के राजाओं के चित्र और ग्रीक देवताओं के साथ राजा के नाम और पदनाम अंकित है। दूसरी ओर इंडो ग्रीक के सिक्के जो हिंदुकुश के दक्षिण के क्षेत्रों में परिचालित थे, ज्यादातर चांदी और तांबे के थे। भारतीय क्षेत्रों पर विजय के लिए द्विभाषी और द्विविषयक सिक्कों को जारी करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रीक लोग थे तो अपने लोगों के लिए तो बनाएंगे ही, और साथ में इंडियन में जो भाषा चलता है उसके लिए भी बनाएंगे, ताकि दोनों को मालूम चले। ठीक है, जैसे नोट में एक तरफ देखिएगा हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है कि नहीं? तो इसीलिए कि हिंदी वाले भी पढ़ लें, इंग्लिश वाले भी पढ़ लें। ये हो गया। अब देखिए कुछ विशेष प्रकार के सिक्के मिले जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखित किंवदंतियां अंकित है। उदाहरण जो है, एक प्रकार का सिक्का एगाथोकल्स का मिला जिसके आगे में ब्राह्मी में लिखित प्राकृतिक भाषा की किंवदंती है, राजाइन अंथोकोलेउस, है ना, और इसके पीछे ग्रीक भाषा में लिखा हुआ, अच्छा तो हो गया बेसिलस, ठीक है, अगाथोकोलेउस लिखा है। इन भारतीय सिक्कों ने भारतीय वजन मानक का पालन किया। शाही चित्रों के, यानी सिक्का का एक रुपए का कॉइन को सबको नापेंगे तो एक ही साइज का होगा, एक ही शेप का होगा, तो उस समय भी सेम टू सेम था, है ना। शाही चित्रों के अलावा सिक्कों पर भारतीय धार्मिक प्रतीकों का भी अंकन हुआ। इंडो ग्रीक का कोई भी अध्ययन मिनेंडर प्रथम सोटर को मुख्य नायक बतलाता है, यानी पहला राजा वही था। एक तो वो उन सभी इंडो ग्रीक राजाओं से श्रेष्ठ था जिन्होंने उपमहाद्वीप में उससे पहले या बाद में शासन किया। यह उसकी सिक्कों की संख्या और चांदी और कांस्य के सिक्कों के ठप्पे व नाम चिन्ह की विशेषता से स्पष्ट है। दूसरा जो है, दुनिया भर के सभी सार्वजनिक और निजी संग्रहों में हाल के सिक्कों की तुलना में उसके सिक्के समकालीन व किसी भी यूनानी सिक्कों से कहीं अधिक अच्छा था, श्रेष्ठ था। तीसरा, वो एकमात्र यूनानी राजा था जिसका भारतीय साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। तीसरा तो हो गया, दो क्लासिकल लेखक पोम्पेयस ट्रोगस और स्ट्रैबो मेनेंडर का उल्लेख करते हैं। ट्रोगस के अनुसार वो एक बैक्टीरियन राजा था, यानी बैक्टीरिया का राजा था, जो भारतीय गतिविधियों में खुलकर भाग लेता था। आर्टेमिता के एपोलोडोरस के प्राधिकार पर स्ट्रैबो लिखते हैं कि बैक्ट्रियन यूनानियों ने सिकंदर की तुलना में अधिक भारतीय शासकों को परास्त किया, है ना। यानी बैक्ट्रियन जो है यूनानियों से भी अधिक क्या था, खतरनाक था। देखिए है एक्चुअली ये लोग यूनान का ही, लेकिन बैक्टीरिया उस जगह में बस गया तो बैक्ट्रियन कहलाया, है ना। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मेनेंडर सोटर के समय तक कठियावाड़, प्रायद्वीप और सिंधु डेल्टा उसके नियंत्रण में था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अपोलोडोरस और मेनेंडर के बेरीगाजा में क्या है जी, ड्रैकम्स्के, खतरनाक नाम है, परिचालन का जिक्र है। मेनेंडर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मिलिंद पन्हा से संगठित किया जा सकता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसकी चर्चा और उसके सिक्कों की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हा के पाली संस्करण से पता चलता है कि वो कलसीगाम बेग्राम कविसी नाम के स्थान में पैदा हुआ था। ये सब नहीं पढ़ना है जी, इग्नू का बुक उल्टा पुल्टा लिख देता है। मिलिंद पन्हा का कहना है कि उसकी राजधानी सगल थी, जिसकी आमतौर पर पहचान पर पाकिस्तान के सियालकोट से जुड़ी थी। सिक्कों की पहली श्रृंखला इंडो ग्रीक साम्राज्य के पश्चिमी भाग बनाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वो अपने पूर्ववर्तियों एंटीमेकस II और एपोलोडोटस I की तरह वो कॉकेसस के अलेक्जेंड्रिया शहर के सिंहासन पर आसीन हुआ। मेनेंडर के सिंहासन पर आसीन होने की तारीख आमतौर पर 155 BCE मानी जाती है। हालांकि अन्य तारीख 165 BCE का भी उल्लेख मिलता है। सब इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, ठीक है, इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है उसी को, हाँ उसी को पढ़ेंगे अब, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी को एक्सप्लेन। देखिए ये फोटो है, ठीक है, मेनेंडर के, मेनेंडर, एक मिनट बोलने दीजिए हमको,
ठीक है। अगाथोक्लेया जो मेनेंदर की रानी थी और उसका बेटा स्ट्रेटो प्रथम ने गंधार यानी अफगानिस्तान के इलाके में शासन किया। अगाथोक्लेया ने मेनेंदर की मृत्यु के बाद अपने अवयस्क यानी छोटा बेटा स्ट्रेटो प्रथम के संरक्षक के रूप में काम किया। ठीक है, फोटो में दिया हुआ है मेनेंडर का फोटो। ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप सिथियन पॉर्थियन अपने क्षत्रप ने वायसराय के माध्यम से शासन करते थे। कुषाण काल में पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर क्षत्रपों का शासन था। मौर्य काल के बाद गुजरात सौराष्ट्र और मालवा में शासन करने वाले शासकों के एक समूह को पश्चिमी क्षत्रप के रूप में जाना जाता था। क्षत्रप शासकों की दो महत्वपूर्ण पीढ़ियां थी, क्षरत, ठीक है, और कार्दमक। हाल ही में क्षरत, ठीक है, परिवार के केवल 2 सदस्यों भूमक और नाहपन के बारे में जानकारी थी। एक अन्य नाम अगूढ़का या अभेदक को अब सिक्कों से जाना जाता है, जो अपने सिक्कों पर परिवार का नाम क्षरत अंकित करता था। लगता है कि भूमक मूल रूप से कनिष्क के प्रति निष्ठा रखने वाला था। ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे उपाख्यान वाले उसके सिक्के तटीय गुजरात में पाए गए और कुछ मालवा और अजमेर क्षेत्र में प्राप्त हुए। भूमक के तुरंत बाद नाहपन ने राजगद्दी संभाली, क्योंकि उसके तांबे के सिक्के उसी प्रकार के थे जैसे कि भूमक द्वारा जारी किए गए थे। देखिए, ये एक लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। क्या है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है ना। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के कोई फायदा इसको है नहीं। देखिए, नाहपन का नाक लंबा कर दिया यार। सातवाहन, ये पढ़ना है, ये सब बेकार पढ़ रहे थे, ठीक है, टाइम लॉस हो गया। खैर, सातवाहन, आइए, सातवाहन का जिक्र आप कर रहे थे तो पढ़िए। सातवाहन बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो हेलो, सातवाहन क्या बोल रहे थे? बोलिए। कह रहे थे कि सातवाहन तो मगध क्षेत्र का भी राजा रहा है। पढ़ेंगे ना जी, अभी कहाँ का था कहाँ का नहीं, अभी पढ़ेंगे तो टेंशन उतना क्यों लेते हैं, तो पढ़ना ही है। सातवाहन शक सम्राटों के समकालीन थे, उन्हीं के समकालीन, जिनका साम्राज्य सुदूर दक्कन क्षेत्र तक फैला, दक्षिण तरफ फैला हुआ था। सातवाहन वंश ने मौर्य काल के बाद दक्कन में पहली राजशाही राज व्यवस्था की नींव रखी। यानी मौर्यों के बाद पहली बार दक्षिण पहुंचने वाले कौन थे? सातवाहन। कुषाण, शक, ये सब दक्षिण में ठीक से नहीं पहुंच पाए थे। कुषाण भी दक्षिण तक नहीं पहुंच पाए थे, इधर मथुरा और गुजरात तक सीमित रह गए थे, ठीक है। लेकिन सातवाहनों ने दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत की। स्रोत, जानकारियां कहाँ से मिलती है? सातवाहन शासकों के नाम पुराणों में पाए गए राजाओं की सूची में है। इससे क्या मालूम चलता है? पुराण कब लिखा गया? बहुत बाद में, जो कि मैं बहुत पहले से BHIC 101 के टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ। हालांकि इन सूचियों का उपयोग अन्य स्रोत के साथ किया जाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजाओं के नाम और उनके शासन की अवधि अलग अलग पुराणों में अलग अलग है। पुराणों में बहुत सारे मिथक हैं जो झूठी कहानियां हैं, है ना। पुराण इंसान द्वारा लिखा हुआ है जी। उन बातों को एकदम भगवान की पत्थर की लकीर मानकर समझना बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है। यहाँ पर लोग बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, और इसीलिए देखिए भारत का कभी विकास नहीं हुआ, भारतीयों का कभी विकास नहीं हुआ। वो भारतीय जो भारत छोड़ कर गए वो आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन ये उल्टी सीधी बातों को मानकर, बिना विज्ञान की बातों को मानकर, ठीक है। अभी देखिए अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया। देखिए धार्मिक चीज़ें अलग है, मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं सिर्फ हनुमान की ही पूजा करता हूँ,
ठीक है, और किसी की मैं पूजा ठीक से नहीं करता। हनुमान और शिव, इन दो भगवानों की मैं पूजा करता हूँ, ठीक है, और इन्हीं के मैं चीज़ों को मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, बाकी से मुझे उतना ये नहीं है ना। उन्होंने कहा कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। देखिए किस तरक्की की बातें हैं। ये बातें बच्चे सीखेंगे तो क्या सीखेंगे जरा बताइए। बच्चों को अगर हम ये चीज़ सिखाएं तो ये क्या होगा, ये साइंस के खिलवाड़ होगा कि नहीं। अरे ठीक है, अंतरिक्ष यात्री तो पहले हनुमान जी हैं जी, ठीक है, वो तो धार्मिक चीज़ें हो गई, वो तो भगवान थे, तो भगवान को आप इंसानों में क्यों जोड़ रहे हैं। यात्री कौन होता है? इंसान। यात्रा कौन करता है? इंसान। हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री थे। अरे वो तो भगवान की तुल्य में आ गए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जी, ठीक है, स्वर्ग से लेके पाताल तक सब पर तो उनका अधिकार है। तो उनको आप यहाँ साइंस में मत जोड़िए, है कि नहीं। तो कितनी घटिया बातें ये लोग, नेता लोग, मूर्ख नेता अपने बच्चों को ठीक पढ़ाएंगे विदेश में, लेकिन हमें मूर्ख बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे मिथक हैं, किंवदंतियां हैं, ये सब जो आप लोग सुनते हैं कि भगवान शिव ने जहर पी लिया था, ये सब पुराणों की है। क्या है? पुराणों की है, समझ गया ना। ये सब किसकी है? पुराणों की है। ये सब वेदों में सबका उल्लेख नहीं है। वेद कुछ ऑथेंटिक है। हालांकि पुराण एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है क्योंकि ये उस समय के काल को दर्शाता है, उस समय के समाज को दर्शाता है। सातवाहनों ने सीसा, चांदी और तांबे की मिश्रित धातु में बड़ी संख्या में सिक्कों के ढालने का कार्य किया। उनके चांदी के सिक्कों में राजा की छवि और उनके नाम अंकित हैं। पत्थर काट कर बनाई गई बौद्ध गुफाओं से शिलालेख मिले, जिसमें सातवाहन राजाओं और रानियों द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को दिए गए दान का उल्लेख है। इन विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध सूचनाओं की तुलना करके विद्वान आमतौर पर स्वीकार करते हैं कि पहली शताब्दी BCE में सातवाहनों ने अपना शासन शुरू किया। सबसे पहला रिकॉर्ड महाराष्ट्र के वर्तमान राज्य नासिक के पास एक गुफा में चट्टान पर पाया गया। पूर्व में पहले विद्वानों का मत था कि मौर्यों के तुरंत बाद सातवाहन साम्राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। हाल में उत्खनन और मुद्रा स्रोतों से एक अलग पूर्व सातवाहन काल के बारे में पता चलता है, जो मौर्यों के पतन और सातवाहन के उद्भव के बीच का काल, यानी मेन सातवाहन आने से पहले भी माना जाता है कि और एक सातवाहन पहले भी थे। BD चट्टोपाध्याय का मानना है कि मौर्य के पतन के तुरंत बाद और सातवाहन के आगमन से पहले दक्कन के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में छोटी छोटी राजनीतिक रियासतें उभरी। छोटे छोटे राजा, स्थानीय शासकों के सिक्के जिन पर अक्सर मराठी नाम के शीर्षक होते थे, पूर्व सातवाहन काल के वेरापुरम जैसे स्थलों पर विभिन्न चरणों में पाए गए। ब्रह्मपुरी में पूर्व सातवाहन काल के कुरा शासकों के सिक्के प्राप्त हुए, यानी ये मेन सातवाहन से पहले का है। कोटालिंगला, है ना, से प्राप्त स्तरित सिक्कों पर गोभद्र, समीगोप, चिमुक, कामवाया और नराना जैसे कई स्थानीय शासकों के नाम अंकित हैं। दूसरी शताब्दी BCE के अंत में भट्टीप्रोलु के एक ताबूत के अवशेष पर कुबिरका नाम के राजा का उल्लेख पाया गया। यह सब दूसरी शताब्दियों BCE के दौरान स्थानीय कुलीनों की शक्ति और उसकी स्थितियों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। खैर, यह सातवाहन से पूर्व का था, मैंने सिंपल समझिए कि सातवाहन से पहले भी कोई था, कोई सातवाहन नाम का आदमी था, मैंने वंश था। अब यहाँ से सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास। सातवाहन साम्राज्य की शुरुआत पहली शताब्दी CE के अंत तक हुई और यह अगले 250 वर्ष तक फलता फूलता रहा। प्रथम शासक सिमुक के साम्राज्य काल में मध्य दक्कन का पैठन क्षेत्र पूर्ण सातवाहन काल का शीर्ष राजनीतिक केंद्र था। हालांकि उनकी उत्पत्ति पूर्व दक्कन में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित क्षेत्र में हुई होगी। शुरू में उन्होंने केंद्रीय दक्कन में सत्ता स्थापित की तथा प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। सातवाहन और पुराणों के आंध्र को एक माना गया। सातवाहन और पुराणों में के आंध्र प्रदेश, आंध्र को एक माना, सातवाहनों ने भी माना और पुराणों ने भी माना। संस्कृत पौराणिक ग्रंथों में सातवाहनों का उल्लेख आंध्र जाति या आंध्र वृत्तियों के रूप में किया गया, यानी आंध्र लोग। इस बात पर बहस जारी है कि क्या सातवाहन शुरू में पूर्वी या पश्चिमी दक्कन में सत्ता में आए थे, है ना, पूर्व के
ठीक है, पूर्वी तरफ और पश्चिम तरफ। चूंकि वे खुद को आंध्र कहते थे, वे शायद आंध्र जनजाति के रहे होंगे या थे। आंध्र वृत्य शब्द का अर्थ कुछ विद्वानों द्वारा मौर्य के अधीनस्थ माना गया। वृत्त माने लोग, सेवक, है ना। हालांकि आंध्र वृत्त का अर्थ आंध्रों के सेवक भी हो सकते हैं। इस प्रकार यह सातवाहनों पर नहीं बल्कि उनके उत्तराधिकारियों पर लागू हो सकता है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के प्रारंभिक सातवाहन सिक्के मिले, जो दर्शाता है कि उनका शासन पूर्वी दक्कन में शुरू हुआ। दूसरी ओर नानेघाट और नासिक गुफाओं के शिलालेख उसे पश्चिमी दक्कन में शासन के शुभारंभ करने की ओर इशारा करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह संभव है कि पश्चिमी दक्कन के पैठन में उनका प्रारंभिक आधार क्षेत्र रहा हो, जहां से उन्होंने पूर्वी दक्कन, आंध्र और पश्चिमी तट तक राज्य को विस्तार किया। अशोक के शिलालेखों में आंध्र को मौर्य क्षेत्र की आबादी का हिस्सा होने का उल्लेख भी मिलता है। उनके स्वयं के शिलालेख उन्हें सातवाहन परिवार से संबंध दर्शाते हैं और कभी भी उन्हें आंध्र या आंध्र वृत्त के रूप में नहीं दर्शाया गया। पुराणों से हमें आंध्र मूल के शासकों की अलग अलग सूची मिलती है। मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण में उन 30 राजाओं का उल्लेख है जिसने 460 वर्षों तक शासन किया। वायु पुराण में 300 वर्ष तक शासन करने वाले वायु पुराण में 7 राजाओं की सूची। अब समझ में आया कि पुराण जो है उस काल में लिखे गए थे। मत्स्य पुराण की कुछ पांडुलिपियों में आंध्र शासन की छोटी अवधि का उल्लेख मिलता है। उत्कीर्ण लेख और मुद्रा विद्या स्रोत से हमें लगभग 15 सातवाहन राजाओं द्वारा शासन करने के प्रमाण मिलते हैं, जिन्होंने रियल में शासन किया था, वास्तव में शासन किया था। इसलिए यह अधिक तर्कसंगत है। क्या है? अधिक ये तर्कसंगत है। कि दक्कन में 15 या 17 सातवाहन शासकों ने जो है वो शासन किया था, है ना, और 460 वर्ष की लंबी अवधि तक शासन किया। बड़ी लंबा, बहुत लंबा, है ना, बहुत लंबा, दक्षिण में यानी साउथ इंडिया। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि सातवाहन ने पहली शताब्दी BC से लेकर तीसरी शताब्दी CE तक शासन किया। यदि हम आरंभिक सातवाहन शिलालेखों के खोज स्थलों को देखें तो हम पाते हैं कि वे पश्चिम दक्कन में नासिक और नानेघाट में आज भी क्या है उपलब्ध है। महाराष्ट्र में, दक्कन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी किस में आता है? दक्कन की श्रेणी में आता है। नेवासा में खुदाई से सातवाहनों के सिक्के मिले। इससे पता चलता है कि केंद्रीय दक्कन उनके अधीन था। टोलेमी क्या है? टोलेमी बहुत बड़े एक क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, ठीक है। टोलेमी जियोग्राफी के बहुत बड़े दार्शनिक थे कि जियोग्राफी वो पुराणों से संकेत, है ना, उनका लिखा हुआ जियोग्राफी और हमारे पुराण से संकेत मिलता है कि सातवाहन की जो राजधानी प्रतिष्ठान में स्थित थी, कहाँ? पैठन में, दक्कन में पैठन। बाद के शासक पश्चिम में अपना नियंत्रण खो रहे थे और दूसरी शताब्दी CE के उत्तरार्ध में वे पूर्व और दक्षिण की ओर चले गए। पुरातात्विक खोजों और पौराणिक सूचियों के अनुसार इस राजवंश का पहला ज्ञात शासक सिमुख, याद रखिएगा, सातवाहन का पहला सिमुख था, है ना। उसके सिक्के पर सिमुख की जगह छिमुख अंकित है, जिसने पहली शताब्दी BC के आसपास तक शासन किया। क्या था? छिमुख, है ना, कहीं पे सिमुख, कहीं पे शिमुख। शिमुख के बाद उसका भाई कान्हा या कृष्ण ने गद्दी संभाली, जिसने पूर्व में नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद सतकर्णी आया, यानी सिमुख, कृष्ण, सतकर्णी, सब नाम ना कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या कीजिएगा? कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है, लिखते लिखते। हो गया यहाँ तक सतकर्णी। चलिए, वो राजवंश का पहला शक्तिशाली शासक था जो उसे नानेघाट में रानी नागनिका के शिलालेख में दक्कन, है ना, दक्षिणापथपति के सरदार के रूप में माना गया।
सतकर्णी के बारे में नासिक के 2 अभिलेखों से जानकारी प्राप्त हुई। खारवेल की परिस्थिति में जिस सातकर्णी का जिक्र है ना, शायद दोनों एक ही है, कहीं पर कुछ कहा कहीं पर कुछ कहा। संभवतः उसने अपना राज्य विस्तार पूर्व की ओर किया क्योंकि उसके सिक्के विदर्भ मतलब कौन सा राज्य को विदर्भ कहते हैं? विदर्भ का मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप ही के बुक में पढ़ा है। जब बुक पढ़ा है तो कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, ठीक है। ये सब इतिहास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली में पढ़ा था, दिल्ली का पूरा प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली पूरा। तो ये सब याद होना चाहिए। ये सब कि अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाएं, सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे? दिल्ली का पुराना नाम तो इंद्रप्रस्थ है ना सर? इंद्रप्रस्थ तो, अरे बाबा, इंद्रप्रस्थ तो महाभारत के टाइम का था। तो महाभारत तो पौराणिक किंवदंती हो गया। कोई प्रमाण है महाभारत हुआ था? उसकी बात हम थोड़ी करेंगे। जो प्रमाण है, जिसके प्रमाण मौजूद हैं, शिलालेख मौजूद हैं, सिक्के मोहर मौजूद हैं, दिल्ली पूरा, ठीक है, दिल्ली पूरा। संभवतः उसने अपना राज्य विस्तार पूर्व की ओर किया क्योंकि उसके सिक्के विदर्भ के कौंडिन्यपुरा से बरामद किए गए। सतकर्णी के पश्चात किसने शासन किया यह स्पष्ट नहीं है, किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी के राज्याभिषेक से पहले गौतमी पुत्र शिव सतकर्णी नाम का एक और शासक था जिसके सिक्के हाल में मिले। पौराणिक सूची में गौतमी पुत्र सतकर्णी के पूर्ववर्ती के रूप में एक शिव स्वाति का भी उल्लेख है। देखिए, सातवाहनों ने बहुत मंदिर बनवाए। आज इसको यहीं तक रहने दीजिए, फिर कल इसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। आज इसको यहीं तक रहने दीजिए। पेज नंबर याद रखिएगा, पेज नंबर कितना? 82। पेज नंबर 82 में है, ठीक है। और कल इसको हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए।